में आज बात करेंगे नीट पेपर लीक की। मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है। यह दर्द था नीट 2026 की तैयारी करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी का। आकांक्षा ने 20 मई को नागपुर में फांसी लगा ली। अब उसका सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें लिखा है कि पहले पेपर में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद थी, लेकिन अब दोबारा अच्छा पेपर होगा इसकी गारंटी नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। आकांक्षा मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी। एक तरफ करोड़ों सपने, दूसरी तरफ पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने का डर और दोबारा तैयारी का असहनीय दबाव। देश भर से ऐसी दुखद घटनाएं सामने आ रही है जहां छात्र छात्राएं मानसिक तनाव से टूट रहे हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें वर्षों की मेहनत, परिवार की जमा पूंजी और युवाओं के सपने एक झटके में अनिश्चितता के हवाले हो जाते हैं। आज बहस इस बात पर नहीं कि कौन सा पेपर लीक हुआ और कौन दोषी है। आज बहस इस बात पर है कि आखिर हमारे बच्चे इस हद तक क्यों टूट रहे हैं। क्या हम सफलता की दौड़ में मानसिक स्वास्थ्य को भूल चुके हैं? और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की, समाज की, कोचिंग संस्कृति की, या हमारी सामूहिक सोच की? एक परीक्षा में असफलता जीवन की असफलता नहीं होती है, लेकिन अगर व्यवस्था युवाओं का भरोसा तोड़ दे तो इसका असर सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, जिंदगी पर पड़ता है। और इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। वो सदमे थी, बच्ची सदमे में थी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई। खाना पीना सब बंद कर दी थी। कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्ची को जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। जी। आकांक्षा चतुर्वेदी थी, जिनके 650 मार्क्स आए। पेपर कैंसिल हो जाने के कारण आज अल्पप्रवास में आने का कारण ये था कि उनकी परिजनों से मेरी मुलाकात हो पाए और भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति कहीं न हो पाए, उसको लेकर युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। युवक कांग्रेस ने तो आखिर सिस्टम की नाकामी है या फिर इन सपनों के हत्यारे कौन हैं? नीट का दबाव है या मौत का जाल? मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। एक और छात्रा नीट पेपर लीक की भेंट चढ़ गई है। सपनों का बोझ या फिर सिस्टम का दोष, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आखिर सपनों पर सिस्टम का प्रहार कब तक चलता रहेगा? कितनी और आकांक्षाएं जिंदगी हारेंगी? डॉक्टर बनने का सपना था और या फिर तनाव का सफर? सवाल परीक्षा का यहाँ पर नहीं है, सवाल है भविष्य का। आखिर परीक्षा नहीं हुई, जिंदगी बच्चे हार रहे हैं। पेपर लीक ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। क्या बच्चों की सिस्टम सुन रहा है? एग्जाम स्ट्रेस का जिम्मेदार कौन है? इस पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। आखिर पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय कब होगा और कड़ी सजा क्या ऐसी घटनाओं को रोक सकती है? क्या अभिभावकों और समाज को सफलता की परिभाषा बदलनी होगी? एक सुसाइड नोट और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हर बड़ी परीक्षा के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और हेल्पलाइन अनिवार्य होनी चाहिए? छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति बननी चाहिए? लाखों रुपए की कोचिंग फीस, परिवार का कर्ज और सफलता का दबाव, क्या यह छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ रहा है? क्या भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली छात्रों को रैंक तो देती है, लेकिन मानसिक सुरक्षा नहीं दे पाती है?
और इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण खेरीवाल जी। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका इंडिया न्यूज पर। मनोचिकित्सक रोमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी मैम बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और शिक्षाविद डॉक्टर अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं प्रवीण जी आपके साथ। जब एक बच्ची सुसाइड नोट में ये लिखती है कि सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया है, तो क्या सर सिर्फ वो हारती है या फिर हमारा पूरा सिस्टम हार गया? बिल्कुल, ये एक दुखद पहलू है कि परीक्षाओं में असफल होने पर अवसाद या डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि स्टूडेंट को आत्महत्या करना पड़ रही है। और ये कोई नया वाक्य नहीं है, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं या 10th-12th की एग्ज़ाम होती है, उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं और इस तरह के अतिवादी कदम उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों पर इनका असर होता है। आप ये देखिए, बहुत कम देखने में आता है कि कोई कॉलेज के या पीजी के स्टूडेंट ने सुसाइड किया, वो समझ जाता है। लेकिन ये जो एज है 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं, यहाँ पर बच्चे विचलित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर इस तरह के अतिवादी कदम उठा लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपने भी प्रारंभिक कमेंट्स में कहा है कि अपेक्षाओं का जो बोझ है, असफलताओं का डर है, पारिवारिक कलह है, प्रताड़ना है, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सब कुछ मिला जुला कर उसका असर फिर बच्चे पे होता है। हम लोग बच्चों को पहले दिन से ही ये बताते हैं कि भाई जीवन छोटा है और परीक्षा बड़ी है और आपको कैसे भी करके फर्स्ट ही आना है। तो ये जब हम लक्ष्य देते हैं और वो उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, तो फिर वो उनको लगता है कि हम सब कुछ खो गया हमसे। यदि एक साल भी कोई फेल हो गया या सप्लीमेंट्री आ गई तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खो गया, जबकि एक सामान्य बात है। 75 साल की एक आम आदमी की उम्र, उसमें यदि कोई 1 आध साल आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जिस तरह का ट्रेंड चल गया सोसाइटी में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में, कि फेल होने को ये माना जाता है कि वो जीवन में फेल हो गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जैसा आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात होना चाहिए, ये सबसे गंभीर मुद्दा है जो इस समय हमारी शिक्षा प्रणाली से कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम मजबूत करें। जीवन में परीक्षा के अलावा भी घर परिवार के झगड़े हैं, समाज में कामकाज में ऊंच नीच है, उनसे हम कैसे पार पाएं, या उसमें किसे अच्छा माने किसे बुरा माने। फेल होने को बुरा ही क्यों माने हमेशा? क्योंकि सबक हमने दुनिया में कई बड़े उदाहरण देखे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कई बार फेल हुए हैं, लेकिन बाद में जाकर वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शख्सियत बने हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है। बात होती है आजकल फैशन पे, बात होती है मेकअप पे, बात होती है सोशल मीडिया के ट्रेंड पे, मोबाइल के नए वर्जन पे। तो पेरेंट्स को और शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य पर अतिशीघ्र सरकार उसे कोर्स में शामिल करे ना करे, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करें। बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अमित गुप्ता जी आपका रुख करूंगी मैं। सर, जो हमारी परिभाषा है सफलता की और असफलता की, क्या उसमें अब सख्त बदलाव की जरूरत है? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये ऐसी घटना है जैसे अभी नीट का एक मैटर हुआ है, कोटा में भी ऐसे मैटर्स होते रहते हैं और दिल्ली जैसी सिटीज में इससे भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स का इतना ओवर प्रेशर होता है दो चीज़ों का, एक तो करियर का, और पेरेंट्स ने स्टूडेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया होता है, कोचिंग्स की लाखों रुपए फीस पे की होती है या कॉलेजेस की लाखों रुपए फीस पे की होती है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है तो कोचिंग्स का रोल आता है। तो उस कंडीशन में बच्चे के मन में एक बहुत ज्यादा एक फियर होता है कि मेरे पापा ने कैसे करके 1-1.5 लाख रुपए की कोचिंग की फीस पे की है, मुझे हॉस्टल में रखा है, 10,000 8,000 रुपीज पर मंथ का मेरे को हॉस्टल का पे किया है। उस कंडीशन में मैं अगर रिजल्ट नहीं दे पा रही हूँ तो मैं उनको किस तरह से उनको अपना चेहरा दिखाऊं। ये जो एक फियर होता है ना, एक चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, एक बहुत ज्यादा होता है और हर कोई अपने डेफिनेटली मम्मी पापा के पैसों की कद्र करता है। तो यहाँ पर एक करियर के साथ साथ एक फैक्टर ये भी आता है कि जिस कंडीशन में एक मिडिल क्लास पर्सन
अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और कोचिंग्स की फीस 1-1.5 लाख रुपए जो दे रहा है, वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है और इसकी वजह से भी ऐसे केसेस बढ़ते हैं। और जहां पर जो बात सफलता की परिभाषा की हो रही है, डेफिनेटली अभी जो सर बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि कई सारे लोग जो परीक्षाओं में असफल होते हैं उसके बाद भी उन्होंने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाया, लेकिन जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कम है, उसकी कमी है। इस वजह से ऐसे केसेस थोड़े और बढ़ते हैं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे यस साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक रोमा भट्टाचार्य भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करूंगी। रोमा जी, एक और आकांक्षा अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। जब आकांक्षा ये कहती है कि मुझसे नहीं हुआ या फिर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेंटल पीस उसकी खत्म हो गई जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ। ऐसे में परिवारों को, परिजनों को, खासतौर पर माँ बाप को इस संकेत को किस तौर पर देखना चाहिए? जी देखिए, हर बच्चा जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, क्लैट के लिए हो, 10th 12th के लिए हो, क्यों ना, हर बच्चे के लिए एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और होना भी चाहिए। स्ट्रेस भी जो होता है ना, जब लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रेस रहती है तो ही हम परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी होता है लाइफ में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अभिभावकों को, स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को, कोचिंग के जो अध्यापक होते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि जब इस तरह का कोई एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जो किसी के लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, उस समय हमें जरूरत है कि हम उन एस्पिरेंट्स का, उन विद्यार्थियों का विशेष रूप से एक इमोशनल कुशन दें। पेरेंट्स को उस समय बहुत जरूरी होता है कि वो बच्चों को समझाएं कि ये ऐसी नौबत आ गई है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही दोबारा दीजिए। लाइफ में दोबारा एग्जाम देने के मौके आते रहेंगे, लेकिन लाइफ दोबारा नहीं मिलती है। तो बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कई बार पेरेंट्स के लिए भी वो एक नया सिचुएशन होता है, उन्होंने कभी बिल्कुल। ऐसा डील नहीं किया होता है, कभी सुना होगा, किया होगा, लेकिन हर कपल के लिए, हर पेरेंट के लिए वो एक सिचुएशन, एक नॉवल सिचुएशन हो जाती है और वो भी उस समय डगमगा जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे सिस्टम में ही इमोशनल वेलबींग को जो है ऊपरी दर्जा दें और इसकी व्यवस्था जो है, संस्थाएं जो है उनके लिए अनिवार्य हो जाना चाहिए कि बिल्कुल। वो मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग की कैसे देख रेख कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और लेकिन उससे भी जरूरी बात, मैं आप लोगों को कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप लोग आज बात कर रहे हैं, एक पैनल थैंक यू मैम। बुलाया है आपने, क्योंकि अक्सर मेंटल हेल्थ पे कोई बात ही नहीं होती है। हमारे देश में, हमारा देश जो है दुनिया भर का सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है। बनता जा क्या रहा है, सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल। हर 40 सेकंड में एक इंसान जो है आत्महत्या कर लेता है हमारे देश में। और मैक्सिमम जो एज ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड्स होती हैं वो 13 से 30 की जो है एज ग्रुप है। इसके पीछे कारण बाहरी स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन जो एक हमारा बायोलॉजिकल और हार्मोनल हमारा मेकअप होता है, जो किशोरावस्था के उम्र में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो साइकोलॉजिकली, फिजिकली आप में एक बदलाव लाते हैं, तो वो ऑलरेडी एक चैलेंजिंग लाइफ का बिल्कुल। फेज होता है। इसमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जैसे अक्सर ये होता है कि कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया रिजल्ट खराब होने पे, मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि रिजल्ट खराब होने पे ही सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लेते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो कुछ हफ्तों से ही वो
मेंटली स्ट्रेस्ड बिल्कुल फील कर और रहे थे। यही यही मैं जिक्र करना चाह रही थी कि ऐसे छात्रों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो कि बहुत पहले से ही सोच रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की, जो उनके मन में चल रहा होता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं अपने माँ बाप के सपनों पर, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया या उतर पाई हूँ, तो ऐसे जो बच्चे को मन में चलता रहता है, उनके मनोवैज्ञानिक कैसे, मतलब स्तर पर कैसे पकड़ा जाए, कैसे ये पता लगाया जाए कि उनके मन में सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात चल रही है? जी, बिल्कुल वही उसी बात पे मैं आ रही थी कि देखिए बहुत बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, चाहे 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की हो या जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लेकिन हर बच्चा आत्महत्या नहीं कर लेता है जो अनुत्तीर्ण हो जाता है। बिल्कुल। एग्जाम्स कैंसल हो गए, पेपर लीक हो गया, तो हर बच्चा नहीं आत्महत्या की सोच लेता है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जागरूकता इसकी पहली कदम है कि हम इमोशनल हेल्थ के बारे में जानें। अगर किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में हम कुछ हफ्तों से उसके व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, उसकी नींद और भूख में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन, गुमसुम रहना या ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन करना या अनमना सा रहना या मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी जेंडर का हो, हम्म। तो उसके व्यवहार में अगर उसके इमोशनल जो मूड है उसमें अगर हमें बदलाव दिख रहा है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, तो ये रेड फ्लैग है। अगर वो कहता है या कहती है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है या लो फील कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें तनाव के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसी समय मेंटल हेल्थ जो है आपके दिमाग में काउंसलिंग आना लेना चाहिए कि चाहिए कोई जी। ना कोई मेंटल हेल्थ हम्म। प्रॉब्लम आ रही है, और उसी समय आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आत्महत्या ना सिर्फ पेपर लीक से हो रही है, वैसे भी लाइफ के अन्य चैलेंजेस में अभी भोपाल में ही हुआ है इतने सारे केसेस। तो हम लोग सिर्फ हो जाने के बाद बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल। प्रोएक्टिवली काम करना है। हमें जागरूकता वाली ऐसी टॉक्स और ज्यादा रखनी है ताकि हम्म। लोगों में अवेयरनेस बढ़े। जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी हम लक्षणों को नहीं पहचान पाएंगे और हम इसी तरह से अपने बच्चों और युवाओं को खोते जाएंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए, हर बार जांच होती है, हर बार गिरफ्तारियां होती है, कई संख्या में गिरफ्तारियां होती है, और फिर वही सरकार दावा करती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, ठोस नीति बनाई जाएगी, लेकिन हर बार जांच, गिरफ्तारियां, दावे सब फेल होते हुए नजर आते हैं। और बड़ा सवाल है अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है। जब याद करिए आप, पिछले कुछ साल जब व्यापम जैसी परीक्षाओं के कारण पूरा हमारा मध्य प्रदेश कई सालों तक बदनाम रहा। बदनाम क्या रहा, बल्कि एक मजाक बन गया था कि यदि लोग पूछते थे कि भाई आप डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, कौन सी बेच पे हो, व्यापम के हो कि जनरल हो। हम्म। जिस तरह से गैर योग्यता प्राप्त स्टूडेंट को मेरिट में लाकर डॉक्टर बना दिया गया, और वो आज कई सारे अस्पतालों में काम भी कर रहे हैं। भगवान जाने उनके मरीजों का क्या होता होगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, कभी तहसीलदार की भर्ती में, कभी डॉक्टरों की भर्ती में, कभी पुलिस कर्मियों की भर्ती में, कभी प्रोफेसरों की भर्ती में, ये जो चीज़ें चली आ रही है, इस पर कोई रोक नहीं लगा पाता। तात्कालिक रूप से प्रोपोगंडा होता है, जांच कमेटी बन जाती है, कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन ठोस उपाय आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। अभी दिल्ली में हम बात करें, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, संसदीय मामलों की जो समिति है एजुकेशन से संबंधित, उन्होंने एक कमेटी ने विचार करा गंभीरता से, कुछ जगह चेंजेस भी करने की बात आ रही है। सीबीएसई जी। जैसी जगह में कल चेयरमैन और सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं, लेकिन आदमी के बदलने से प्रवृत्ति और समस्या, मुझे नहीं लगता कि कोई रोक लगेगी जब तक बहुत कड़े फैसले नहीं उठाए जाएंगे। हम्म। मैं अभी सरकार ने जो तात्कालिक एक फैसला लिया कि भाई एग्जाम के लिए वायुसेना के लोगों की मदद ली जाएगी, लेकिन यदि कोई तय करने पे ही आ गया है, भाई वायुसेना के लोग तो पेपर को सुरक्षित जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिस्टम में कई ऐसे लोग हैं जहाँ पेपर तैयार होते हैं, जहाँ पेपर प्रिंट होते हैं, जहाँ रखे जाते हैं, कहीं ना कहीं हजारों लोगों में दो चार लोग ऐसे होते हैं जो उसको लीक कर देते हैं। उन पर रोक लगाना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
तमाम कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं लग पाती, क्योंकि लालच जो एक ऐसी है, यदि बिल्कुल। आदमी सोचता है कि मैं अपने अलमारी में से पेपर निकाल के करोड़ों रुपए पालूं, तो वो उसके लिए हर खतरा मोल उठा लेता है। वो सोचता ही नहीं है कि इसके पीछे कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, कितने बच्चों के भविष्य बर्बाद होंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमित गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात करें इन प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके के हालात हमारे देश में बनते हुए चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए इन प्रतियोगी परीक्षाओं में वैकल्पिक अवसर पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मल्टीपल अटेम्प्ट मॉडल जो होता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है? दरअसल ऑलरेडी जैसे नीट में मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउड है, बट उसमें इशू ये आता है कि 26 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। स्टूडेंट को ये महसूस हो चुका होता है कि मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं होगा, जो लोग उसको उस स्पीड से पॉप अप नहीं कर पाते हैं। जेडबलई में अटेम्प्ट्स का लिमिटेशन है। जेडबलई में एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ, और बच्चों को उसके बाद एक ही अटेम्प्ट मिलता है 12th के बाद। तो कई सारे एग्जाम हैं जिनमें 2 या 3 अटेम्प्ट्स का लिमिटेशन है। नीट में भी पहले 3 अटेम्प्ट्स का लिमिटेशन था, बट अब उसको रिमूव करके मल्टीपल अटेम्प्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, एज लिमिट का क्राइटेरिया बना के। डेफिनेटली मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ऑप्शन के थ्रू इस घटना को थोड़ा सा रोका जा सकता है। लेकिन आज आप और मैं जिस मुद्दे को पे बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो नीट का ही है, और नीट में ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात है, वो इस चीज पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को कि जो स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स के अंदर वो काउंसलिंग नहीं मिलती है, उनके ऊपर पर्सनलाइज्ड केयर नहीं होती है। होता क्या है कि बिल्कुल। स्टूडेंट ने एक अच्छी खासी पे कि बच्चा गया, पढ़ के आ गया, उसके पर्सनल माइंडसेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और बच्चा बिल्कुल पेरेंट्स से दूर रहता है। वो अलग कई सारी अदर एक्टिविटीज में भी हो सकता है इन्वॉल्व हो चुका होता है, जिस वजह से उसके मन में और भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल। ठीक है तो इसमें ठीक है। को ठीक है, सुधारने बस की बस एक आवश्यकता है। आखिरी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। रोमा जी, हम देखते हैं कि जो कोचिंग हब वाले शहर होते हैं, रोमा जी, उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जी देखिए, जहाँ कोचिंग हब की बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो उस एज ग्रुप के बच्चे 3-4 साल के अंदर के एज ग्रुप के बच्चे, 17 से 22-23 साल के जो हैं बच्चे, सब एक जगह में इकट्ठा रहते हैं। तो वहाँ इंसिडेंसेस, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट्स वहाँ पे ज्यादा हैं, और जैसे मैंने कहा कि किशोरावस्था में ही जो है मूड डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण, बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण। तो स्ट्रेस उनमें वैसे ही ज्यादा होती है, और सब जब इकट्ठे एक जगह होते हैं, और जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो और ज्यादा महसूस होने लगती है, और वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा कंपेयर करने लगते हैं। तो वो जो एक डेंस पॉपुलेशन हो जाती है कॉम्पिटिटिव सेम एज ग्रुप के बच्चों की, तो वहां पे नेचुरली जो फियर ऑफ फेल है, फियर ऑफ नॉट टू सरवाइव है, वो सब होने लगता है, और कहीं ना कहीं बच्चे अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं, उनमें डर ज्यादा समा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय जब सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तब वो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, जो उनका एक इमोशनल कुशन होता है, उससे दूर होते हैं, और वो बहुत एक मैकेनिकल लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ पे इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ही नजरअंदाज हो जाती है। जहाँ बिल्कुल सबसे जरूरी है कि उनको एक मॉरल सपोर्ट मिले, उनको इमोशनल सपोर्ट मिले, उनको एक ऐसा परिवेश मिले जहाँ पे वो अपने आप को इमोशनली सेफ महसूस करें। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल नहीं हो पाता। वो एक मशीन की तरह सुबह उठते हैं, क्लास जाते हैं, एग्जाम देते हैं, मॉक एग्जाम्स देते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म ठीक करते है। हैं, कभी नहीं परफॉर्म करते हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर लगातार हो रही छात्रों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? कब हमारा सिस्टम सुधरेगा? कब हमारा सिस्टम